भारत में मुस्लिमों के लिए नए कानून आने वाले हैं क्योंकि संसद में वक्फ एक्ट में जो कि सुधार होने वाले हैं उसका बिल पेश हो गया है और अब ये जेपीसी को चला गया है। लेकिन संसद में पूरा का पूरा विपक्ष आग बबूला हो गया। तो आज रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आपको यही समझना है कि आखिरकार ये एक्ट क्या है, देश में अब क्या क्या बदल जाएगा जो ये दूसरा एक्ट यानी सुधार वाला एक्ट आ गया है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में सरकार ने वक्फ कानून में क्या क्या बदला, संसद में आग बबूला क्यों हुआ विपक्ष, वक्फ बोर्ड के पास कितनी संपत्ति है, कैसे चुनावों में बदला मुस्लिम वोट बैंक, और 5वां क्या है वक्फ कानून का इतिहास। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट में आपको यही समझना है कि आखिरकार सरकार जो ये नया बिल लेकर आई है इसमें अब क्या क्या बदल जाएगा, सरकार ने वक्फ कानून में क्या क्या बदल दिया है। तो देखिए, हमारे संविधान में एक एक्ट है, कानून है वक्फ एक्ट। तो सबसे पहले तो मोदी सरकार ने इसका नाम ही बदल दिया है और इस पूरे के पूरे कानून में 40 सुधार लाए हैं। एक एक करके मैं आपको बताती हूँ और इंपॉर्टेंट वाले बताती हूँ। तो अब इस एक्ट का नाम हो चुका है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट। और मैं आपको बता दूं, पहले बदलाव बताती हूं और साथ साथ में बताती हूं कि पहले ये कानून कैसा था, क्योंकि वक्फ एक्ट को जो पूरे चलाने वाले हैं वो सारे मुस्लिम कम्युनिटी के होते हैं। तो देखिए, अब जो है इस कानून में, इस बोर्ड में सेंट्रल और स्टेट वक्फ काउंसिल में बदलाव किया जाएगा। अब इस पूरे के पूरे बोर्ड में जो कि जमीन और संपत्ति से रिलेटेड संचालन होता है, यानी अगर वक्फ बोर्ड कह देता है कि संपत्ति हमारी है, दावा कर देता है, तो फिर किसी के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है कि उस संपत्ति पे वो अपना दावा वापस ले सके। क्योंकि कहा जाता है इस्लाम में, कोई भी व्यक्ति जो इस्लाम में मानता है वो अपनी संपत्ति का दान दे सकता है, वक्फ कर सकता है, वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्ति दे सकता है ताकि वो मुस्लिम कम्युनिटी के उद्धार के लिए काम आए। तो आप इतना समझ गए। तो अब देखिए, जो बदलाव हुआ है उसमें अब महिला मुस्लिम और गैर मुस्लिम भी मेंबर जरूरी हैं। यानी जो अभी जितनी भी काउंसिल होंगी इसमें आपको महिला को रिप्रेजेंटेशन देना होगा और दूसरा गैर मुस्लिम भी आपको रिप्रेजेंटेशन देना होगा। और विपक्ष कहीं ना कहीं इसी बात से नाखुश है। वो कह रहे हैं कि अगर अयोध्या मंदिर बोर्ड में किसी आप मुस्लिम मेंबर को एंटर नहीं करा सकते तो आखिरकार ये पूरा का पूरा वक्फ कानून जो कि मुस्लिम कम्युनिटी से रिलेटेड है, आप किसी गैर मुस्लिम या किसी हिंदू को, किसी क्रिश्चियन को इसमें कैसे डाल सकोगे। तो इसमें अब बदलाव कर दिया है सरकार ने। अगला देखिए कि जिला अधिकारी यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हर दावे की जांच करेगा। पहले क्या होता था, किसी भी बाहरी व्यक्ति का इंटरवीन नहीं होता था, लेकिन अब सरकार ने कह दिया है, बदलाव कर दिया है कि अगर वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति पे, किसी भी जमीन पे अपना दावा करता है तो सबसे पहले जो जिला अधिकारी होगा यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा उस दावे की जांच करेगा, उसको वेरीफाई कराएगा और तभी उसको आगे के लिए भेजा जाएगा। सुधार में सेक्शन 40 जो है वो हटाने का प्रस्ताव दिया गया है। यानी वक्फ एक्ट का जो सेक्शन 40 है जो कि ये बोलता है कि वक्फ अगर किसी भी संपत्ति पे अपना दावा कर देती है तो उसके बाद जिसकी वो संपत्ति है एक्चुअल में उसको ही प्रूफ करना पड़ेगा। और देखिए, प्रूफ करने में सालों साल लग जाते हैं, मैं आपको बता देती हूँ और आगे आपको पता चलेगा कैसे। जिला अधिकारी की वक्फ ट्रिब्यूनल पर निगरानी, यानी ये जो वक्फ ट्रिब्यूनल होता है कि देखिए, अगर मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाती हूँ कि आज जिस घर में मैं रह रही हूँ, कल को वक्फ बोर्ड वाले आते हैं, वो ये कहते हैं कि ये हमारे बाप दादाओं की जमीन है, इसको वक्फ में दान किया गया है, तो ये आपकी जमीन नहीं है, ये वक्फ बोर्ड की है, आप इस जमीन पे खाली करो। तो अगर मैं पिछले कई सालों से अपने घर में रह रही हूं और वक्फ बोर्ड ने अगर उस पर दावा कर दिया, कह दिया कि हमारी ज़मीन है, तो सबसे पहले तो मुझे वो खाली करना पड़ेगा। फिर मुझे अपनी अपील करनी पड़ेगी, अपने दस्तावेज दिखाने पड़ेंगे कि भैया ये मेरी ही ज़मीन है। लेकिन कहाँ दिखाने होंगे? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नहीं दिखाने होंगे, मुझे ये वक्फ मेंबर्स के आगे ही दिखाने होंगे। क्योंकि ये जो वक्फ ट्रिब्यूनल होता है वो वक्फ बोर्ड के मेंबर, जो पूरे मुस्लिम कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, उन्हीं से जुड़ा हुआ पूरा का पूरा एक ट्रिब्यूनल होता है, एक छोटा कोर्ट समझ लीजिए। वहीं पर मुझे अपने दावे पेश करने होंगे, वहीं पर अपनी दलीलें देनी होंगी और वहीं का फैसला आखिरी माना जाएगा। और देखिए, ये जो पूरा का पूरा ट्रिब्यूनल है, ये कोई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या जो हमारे पूरा का पूरा न्याय सिस्टम है उसके हिसाब से नहीं चलता है, वो वक्फ बोर्ड के हिसाब से चलता है। अगर उन्होंने इस मामले को लंबा खींचना चाहा तो वो खींच सकते हैं, मैं बेघर बैठी रहूं। और अगर उन्होंने इस मामले को डिले करना चाहा, लंबा खींचना चाहा किसी भी तरीके से या अपने हिसाब से फैसला दे दिया, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर पाऊंगी। और यही जो है कहीं ना कहीं बीजेपी और सरकार कहते हैं कि भैया इधर कुछ माफियाओं ने किया हुआ है पूरा का पूरा कब्जा और अब हम इसको बदलने वाले हैं, इसमें हम वेरिफिकेशन मांगेंगे, इसमें हम जवाबदेही मांगेंगे, इसमें हम ट्रांसपेरेंसी लाएंगे कि किसी के साथ भी गलत ना हो और जो वक्फ की ज़मीन है वो उन्हीं की रहे। लेकिन ऐसा ना हो कि कोई वक्फ के नाम पे गलत काम कर रहा हो।
ट्रिब्यूनल में अब देखिए जो बदलाव हो गए हैं, तो ट्रिब्यूनल में जिला जज, एडीएम, मुस्लिम स्कॉलर जरूरी होंगे। पहले ये सब जरूरी, और ये एडीएम और जिला जज जो है वो सरकारी मतलब दूसरे बाहरी व्यक्ति होंगे, जरूरी नहीं है मुस्लिम हो। बोहरा और आगा खानी के लिए अलग बोर्ड बनेगा। देखिए मुस्लिमों में ही दो तरीके के और वर्ग होते हैं, जैसे कि बोहरा और आगा खानी। आगा खानी के लिए कहा जाता है कि ये लोग अपना जो गॉड ऑफ अर्थ है वो इमाम को मानते हैं, और ये लोग आगा खान को अपना जो भी इमाम कह लीजिए वो मानते हैं, और इनके तौर तरीके थोड़े अलग होते हैं। हज पे भी नहीं जाते हैं, नमाज अदा भी नहीं करते हैं। बोहरा कम्युनिटी भी एक अलग तरीके से उनका रहन सहन, उनका लाइफस्टाइल, वो भी जो है इमाम सिस्टम में बिलीव करते हैं। उनकी दाई होती है जिनको वो गॉड ऑफ अर्थ मानते हैं, तो इस तरीके से इनके बिलीव्स होते हैं। और तो और इस पूरे के पूरे बिल में यह भी कहा गया है कि जितनी भी बैकवर्ड क्लासेस हैं मुस्लिम्स की, उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिले वक्फ बोर्ड में, और इससे इस पूरे बदलाव से हम ये सुनिश्चित करेंगे। और बोहरा और आगा खानी के लिए अलग से बोर्ड भी बनाएंगे और उनका रिप्रेजेंटेशन हो, हम ये भी पूरा जो है इसमें न्याय करेंगे। मुस्लिमों के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व, और तो अगर आपने कोई जमीन वक्फ की है तो पूरा सरकारी उसमें इन्वॉल्वमेंट होगा। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया उसका ऑडिट करा सकता है, उसका सर्वे करा सकता है, और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होगा। अब वक्फनामा देना जरूरी होता था। पहले क्या होता था कि मैंने बोल दिया मैं इस्लाम फॉलो करती हूँ, मैंने कह दिया कि मेरी जमीन वक्फ को, तो बोलने से कुछ नहीं होगा। अब मुझे वक्फनामा लिखना पड़ेगा, पूरा प्रॉपर पेपर लिखना पड़ेगा, डिजिटल एंट्री करनी पड़ेगी, तभी मैं अपनी संपत्ति, अपनी जमीन वक्फ बोर्ड को दे सकती हूँ। पहले अलग सिस्टम था, और पहले तो ऐसा भी होता था जिसके पास वक्फनामा नहीं होता था, अपने आप ही वो जमीन वक्फ बोर्ड की हो जाती थी। वक्फ या दान करने वाला 5 साल से इस्लाम मानने वाला जरूरी, यानी पहले ये नियम था कि कोई भी अगर इस्लाम में मानता है तो वो अपनी जमीन वक्फ बोर्ड को दे सकता है। लेकिन अब सरकार ने क्लियर कर दिया है कि अगर आप 5 साल तक इस्लाम फॉलो कर रहे हैं तभी आप अपनी जमीन वक्फ बोर्ड को दे सकते हैं। नए बदलाव सच्चर समिति के आधार पर है। सरकार कह रही है कि सच्चर समिति में जो जो बदलाव कहे गए हैं, सजेस्ट किए गए हैं, उस हिसाब से ये पूरा का पूरा मामला हमने बदला है। वक्फ अलल औलाद में वारिस ना होने पर सरकार को, देखिए एक सिस्टम होता है वक्फ एक्ट में है कि अगर सपोज आपकी संपत्ति है और अगर कोई भी मुस्लिम कम्युनिटी की, कोई भी इस्लाम मानने वाले की जो एक वो है पूरी की पूरी संपत्ति, और उनका कोई वारिस नहीं है, यानी कोई लड़का या कोई भी ऐसा नहीं है, तो वो पूरी जमीन वक्फ बोर्ड की हो जाती थी। लेकिन अब ऐसा होगा कि सबसे पहले तो अगर कोई महिला, आपकी बेटी, कोई भी ऐसा वारिस अवेलेबल है उसके पास जाएगी, और अगर कोई अवेलेबल नहीं है तो वो संपत्ति डायरेक्टली वक्फ बोर्ड के पास नहीं जाएगी। वो पहले सरकारी जमीन होगी, फिर सरकार ही डिसाइड करेगी कि उसको किसी ऑर्फनेज में देना है, कोई विधवा आश्रम में देना है, कोई एनजीओ में देना है, तो सरकार ये डिसाइड करेगी। घर की महिलाओं को भी वारिस बनाने का अधिकार इस बिल में पेश किया गया है। सारा डेटा ऑनलाइन भरना होगा वेबसाइट पर। और मैं आपको बता दूं, आखिरी बार 2013 यूपीए काल में संशोधन हुआ था, और बीजेपी यही आरोप लगाती है कि 2013 में जब कांग्रेस की जब यूपीए सरकार थी तब उन्होंने वक्फ बोर्ड को और ज्यादा पावर्स दे दी थी ताकि वो और ज्यादा अपनी मनमानी कर सके। अब देखिए पूरा का पूरा जो ये 40 सुधार होने हैं वो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को चला गया है। अब जो है कानून आए नहीं है लेकिन बिल पास हो गया है। अब ये मामला अटक गया है, इसको थोड़ा वक्त लगेगा क्लियर होने में। देख लीजिए इसमें भी सेक्शन 14 में जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि अब जो ये बोर्ड होगा उसमें जरूरी होगा कि 2 सदस्य महिला हो, 2 सदस्य नॉन मुस्लिम हो यानी गैर मुस्लिम हो, इसमें से कोई एक मेंबर शिया, सुन्नी और कोई पिछड़ी जाति का होना चाहिए, कोई एक बोहरा या आगा खानी होना चाहिए। तो इस तरीके से सामने रूल्स आए हैं। दूसरा देख लीजिए संसद में आग बबूला क्यों हुआ विपक्ष। तो सबसे पहले तो गैर मुस्लिमों को बोर्ड में शामिल करना गलत है। केसी वेणुगोपाल कांग्रेस के ये कहते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, वो कहते हैं कि कोई हिंदू मैनेजमेंट में अगर आप मुस्लिम को नहीं अलाउ करते हो तो आखिरकार जो वक्फ पूरा मुस्लिम कम्युनिटी के आधार पर है तो आप गैर मुस्लिम को उसमें कैसे कर सकते हो अलाउ। मजहब में दखल अंदाजी सरकार का चुनावी एजेंडा है। विपक्ष कह रहा है कि सिर्फ एक वोट बैंक साधने के लिए सरकार इसी टाइम पे ये लाई है क्योंकि आगे विधानसभा चुनाव है। महाराष्ट्र में, यूपी में इन सबको वोट बैंक साधना है, इसलिए सरकार का चुनावी एजेंडा है। कोई इनको विमेन रिप्रेजेंटेशन, कोई इनको विकास की चिंता नहीं है। धर्म की राजनीति हो रही है। क्या अयोध्या मंदिर बोर्ड का मेंबर कोई गैर हिंदू, मैंने आपको बता दिया है पहले ही। कांग्रेस के वेणुगोपाल ने लगाए हैं बीजेपी पर आरोप। अखिलेश, ओवैसी, सुप्रिया सुले, टीएमसी के सौगत रॉय, इमरान मसूद से लेकर पूरा विपक्ष इसके खिलाफ उतर गया है।
तो देखिए ओवैसी ये कह रहे हैं कि संविधान के खिलाफ है ये पूरे के पूरे जो सुधार किए जा रहे हैं। ओवैसी ने अपनी बाइट दी है। इधर देख लीजिए, जो अयोध्या के राजा कहे जाते हैं आजकल समाजवादी पार्टी के फैजाबाद के जो सांसद हैं, उनका ये कहना है अवधेश प्रसाद का कि पूरे देश में केंद्र सरकार जमीन बनाने का, हड़पने का कारोबार कर रही है। अगर आप संविधान का अनुच्छेद 26 देखेंगे तो उसमें जो प्रावधान है ये बिल उसके खिलाफ है, यानी संविधान के खिलाफ है। फिर अखिलेश यादव देख लीजिए, ये बिल जो पेश किया जा रहा है वो बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैंने लॉबी में सुना है कि आपके कुछ अधिकार भी छीने जा रहे हैं। यहाँ पर संसद में आज हंगामा हो गया। अखिलेश यादव कहते हैं कि अध्यक्ष महोदय आपके अधिकार छीने जा रहे हैं, यानी उन्होंने कुर्सी पर अटैक किया तो अमित शाह तुरंत खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि अध्यक्ष महोदय के अधिकार सिर्फ विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है, सरकार की भी जिम्मेदारी। और उसके बाद बहुत बवाल हुआ। उसके बाद अध्यक्ष महोदय ने क्या कहा, आपको जरूर सुनना चाहिए। मैंने अध्यक्ष महोदय सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं, उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। अध्यक्ष के अधिकार अखिलेश जी सिर्फ विपक्ष के नहीं है, पूरे सदन के हैं। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। कृपया हमेशा इस बात का ध्यान रखें, आसन पर, संसद की आंतरिक व्यवस्था पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए। फिर आगे बढ़ जाती हूँ। ओवैसी ने भी यही कहा, अनुच्छेद 14, 15 और 25 के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। ये पूरे जो सुधार हुए हैं संविधान के खिलाफ है। शशि थरूर भी यही कह रहे हैं कि अब इसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में इसकी चर्चा होने दीजिए, तभी हम आगे इस पे बढ़ेंगे। और देखिए, इधर आरजेडी के नेता मनोज कुमार झा ये कहते हैं कि देखिए ये जेपीसी के पास चला गया है, मतलब लोकसभा में मैंडेट क्लियर है कि बीजेपी अपना बिल पास करवाना चाहती थी, वो नहीं पास करा पाई और वो जेपीसी को दे दिया है। तो ये आप समझ लीजिए कड़ा संदेश है कि बीजेपी अपनी मनमानी नहीं कर सकती, क्योंकि अब उसके पास नंबर्स नहीं है। फिर देख लीजिए, यहाँ पर गौरव गोगोई भी यही कह रहे हैं कि धार्मिक मामले बहुत संवेदनशील होते हैं। हम सरकार को हमेशा कहते रहे हैं कि जल्दबाजी में निर्णय ना ले, और धार्मिक मामलों में तो बिल्कुल भी ना ले। फिर आगे देख लीजिए, किरण रिजिजू ये कहते हैं, मैं आपको सरकार का पक्ष बता देती हूँ, इस विधेयक से किसी भी धार्मिक संस्था की स्वतंत्रता में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। किसी के अधिकार छीनने की बात तो भूल ही जाइए। ये विधेयक उन लोगों को अधिकार देने के लिए लाया गया है जिनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, जैसे महिलाएं, जैसे गैर मुस्लिम, या ये जितने भी हैं, तो जिनको अधिकार नहीं मिला है, जो पिछड़ा जाति का है, हम उनको अधिकार दिलवाएंगे। और देखिए इधर कुछ एक मैंने इधर स्क्रीनशॉट लगाया है कि लोग विरोध में, विपक्ष के विरोध में क्या कह रहे हैं कि आप देखिए, एक इन्होंने क्लिपिंग लगाई है। तमिलनाडु का एक किसान अपना पूरा का पूरा खेत बेच देता है अपनी जमीन का जो है पूरा का पूरा घर लेने के लिए, लेकिन फिर पता चलता है कि वक्फ बोर्ड कहता है कि नहीं पूरा गांव ही हमारा है। तो इस तरीके से वक्फ बोर्ड की मनमानी चल रही है। अब मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ, वक्फ बोर्ड के पास संपत्ति कितनी है। एक बार जमीन वक्फ की हो जाती है तो आप बेच नहीं सकते, क्योंकि इस्लाम में अगर किसी ने एक जमीन का दान दे दिया है तो ना तो वो बोर्ड वाले बेच सकते हैं, ना वो जमीन जिसने दान दे दी है ना वो वापस उसका मालिकाना हक ले सकता है, और ना ही मुतवल्ली जो कि वो मैनेजर होता है उस जमीन को संभालता है, तो आप उस जमीन को नहीं बेच सकते हैं। एक बार वक्फ की हुई तो भूल जाओ। देश में 30 वक्फ बोर्ड हैं, 9 लाख एकड़ में पूरी की पूरी इनकी संपत्ति फैली हुई है। तकरीबन 1.2 लाख करोड़ रुपए की जमीन है। वक्फ का सालाना राजस्व रेवेन्यू कितना है, 200 करोड़ रुपए का है। रक्षा और रेलवे के बाद वक्फ तीसरा बड़ा जमीन मालिक है। आप देखिए कि सबसे ज्यादा जो देश में जमीन है वो है रक्षा मंत्रालय के पास, डिफेंस के लिए, दूसरी है रेलवे के पास, और तीसरी है वक्फ बोर्ड के पास। तो जितने भी विरोधी हैं वो यही कहते हैं कि वक्फ बोर्ड ने अपनी मनमानी कर करके सारी जमीनें हड़प ली हैं। सबसे ज्यादा कब्रिस्तान बना रखे हैं उन्होंने अपनी जमीन पर, मदरसे बना रखे हैं, मस्जिदें बना रखी हैं, और खेती की जमीन है। ये 4 कैटेगरी की ज़मीनें सबसे ज़्यादा है। हालांकि इसमें दावा ये किया जाता था कि हम विकास के लिए करेंगे, हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे, हम आगे और कम्युनिटी का विकास करेंगे, पर ऐसे दावे बीजेपी की तरफ से अगर कहे जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। कोई भी इस्लाम में मानने वाला दान कर सकता है, लेकिन अब 5 साल तक आप इस्लाम मानने चाहिए तभी आप दान कर सकते हैं। दान देने वाला वाकिफ कहे जाता है उसको, जो टर्म होती है वक्फ बोर्ड में, कि अगर मैं दान दे रही हूँ यानी औकाफ कर रही हूँ तो मेरा नाम होगा वाकिफ। मैनेजर जो होते हैं, जो उस वक्फ बोर्ड की ज़मीन को, जो लोकल मैनेजर होता है, जो संभालता है, केयर टेकर करता है, वो होता है मुतवल्ली। ना बोर्ड, ना मुतवल्ली, ना ज़मीन मालिक बेच सकता है वक्फ बोर्ड की ज़मीन। वक्फ का सालाना राजस्व मैं आपको बता चुकी हूँ। वक्फ ट्रिब्यूनल भी मेंबर से ही बना होता है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ट्रिब्यूनल में पहले सिर्फ वक्फ के ही मेंबर्स होते थे, लेकिन अब सरकार बदलाव करके उसमें दूसरे लोगों की एंट्री करवा दी है।
मामला के सुनवाई लंबी खिंचना संभव है ट्रिब्यूनल में, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ऐसा होगा कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, जिला अधिकारी है, वो पूरी निगरानी रखेगा। और देख लीजिए, ये कुछ आंकड़े दिखा देती हूँ वक्फ इन नंबर्स। तो ये इनकी प्रॉपर्टीज हैं, ये इनकी संपत्ति है, आप आंकड़े देख सकते हैं। और ये लिटिगेशंस है, यानी 18,000 से ज्यादा केसेस ट्रिब्यूनल जो इन लोगों का कोर्ट होता है उसमें पड़े हुए हैं। 12,700 से ज्यादा पेंडिंग केसेस हैं। तो आप सोचिए कितनी जमीनें, कितने फैसले अभी तक पेंडिंग है। और सरकार तो ये भी कह रही है कि अब इन सबको खोलेंगे, सबका निपटारा होगा। अब मैं आपको बता देती हूं कि जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें मुस्लिम वोट बैंक ने किस तरीके से वोट किया। तो देखिए, ये एक्सिस माई इंडिया का एक पोस्ट पोल सर्वे है। इसमें साफ दिख रहा होगा आपको कि कांग्रेस की जो एलाइज हैं, यानी इंडिया ब्लॉक है, उनका 42% है, यानी 23% इंक्रीज है। ये मुस्लिम वोट बैंक की बात कर रही हूं मैं, यानी मुस्लिमों ने इंडिया गठबंधन को ज्यादा वोट दिया है, 42%, कांग्रेस को 38%। बीजेपी के पास आ जाइए, एनडीए के पास आ जाइए, बीजेपी एलाइज को यानी एनडीए को 2% और बीजेपी को मात्र 1%। इससे ज्यादा तो अदर्स हैं, बीजेपी से ज्यादा 17%। तो कहीं ना कहीं विपक्ष यही आरोप लगा रहा है कि ये जो डेटा है ये पूरा का पूरा बीजेपी को, एनडीए को परेशान कर रहा है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जेडीयू और टीडीपी जो कि बीजेपी की साथी हैं, एनडीए का जिनको समर्थन है, वो जो है इस बिल का समर्थन कर चुकी हैं। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि ये जो पूरा मामला है ना, ये जो आंकड़े हैं, तो इनको वैसे भी नहीं मिलने वाला मुस्लिम वोट बैंक, वैसे भी उनको मुस्लिम वोट नहीं मिलेंगे। तो ये अपने हिंदू वोट बैंक और स्ट्रॉन्ग करने के चक्कर में ऐसे धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। और परसेंटेज देख लीजिए, 2019 का अगर मैं कंपेयर करती हूं 2024 से, तो 23% तो यूपीए यानी इंडिया गठबंधन का परसेंटेज बढ़ा है, 5% कांग्रेस का बढ़ा है। और देखिए कितना कम हो गया है इन सब का। और देखिए, बीजेपी को हमेशा से ज्यादा मुस्लिम वोट बैंक नहीं मिलता है, -3, यानी पिछली बार इतने नहीं मिले थे, लेकिन इस बार तो और कम हो गए। और अगर मैं आपको थोड़ा सा बिगर पिक्चर दिखाती हूँ, टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 200 मिलियन, यानी पूरे भारत की आबादी देख लें तो 14.61% मुस्लिम है। ये 2021 के सेंसस के हिसाब से एस्टिमेटेड वैल्यू में आपको बता रही हूँ, जिसमें से सबसे ज्यादा ये आंकड़े देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा, वेस्ट बंगाल सेकंड नंबर पर, फिर तीसरे पे बिहार, चौथे पे महाराष्ट्र, पांचवे पे असम, छठे पे केरला, सातवें पे जम्मू कश्मीर, आठवें पे आंध्र प्रदेश, 9वें पे कर्नाटक और लास्ट में 10वें पे राजस्थान। और अगर आप 2011 का सेंसस देखते हैं, जो आधिकारिक सेंसस हैं, उसके हिसाब से हिंदूज की आबादी है 79.8%, मुस्लिम्स की है 14.2% और तीसरे नंबर पर क्रिश्चियंस है। और आप देख सकते हैं दूसरे धर्मों का ये परसेंटेज है, लेकिन सबसे बड़ी यानी सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया आर मुस्लिम्स। और वोट बैंक बहुत मायने रखता है। अगर आप ये ग्राफ देखते हैं तो किस तरीके से, देखिए, ये हिंदू की आबादी का ग्राफ है कि कैसे, अगर हम 1950 से देखते हैं तो वहां से देखिए कि किस किस तरीके से ये हिंदू आबादी बढ़ी है और अभी 966 मिलियन पे है। और अगर आप मुस्लिम का ग्राफ देखते हैं तो ये कैसे, देखिए, 35, 47 और आज ये 172 पर है। और इस तरीके से क्रिश्चियंस का भी ग्राफ है। पांचवा और आखिरी पॉइंट है कैसे भारत में लागू हुआ वक्फ एक्ट। तो मैं आपको छोटी सी कहानी बता देती हूँ। 1995 में लागू हुआ था वक्फ एक्ट। ज्यादातर संपत्तियां मुस्लिम शासनकाल में मिली। जब मुस्लिम का यहाँ पर राज था, जब मुगल्स का यहाँ पर राज था, तब ज्यादातर जमीनें इनके पास आई। 1964 में केंद्रीय वक्फ परिषद की स्थापना की गई। पाकिस्तान जाने वाले मुसलमान, आपको पता है 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, पार्टीशन हुआ। तो जो मुस्लिम भारत में रहते थे उन्होंने अपनी ज़मीनें, क्योंकि अब तो वहाँ से जा रहे हैं पाकिस्तान, तो उन्होंने अपनी ज़मीनें दे दी वक्फ बोर्ड को। और आज तक भी वक्फ बोर्ड ये दावा करता है कि भैया अगर फला ज़मीन पर अगर कोई इस वक्त रह रहा है तो वो जाके दावा कर सकते हैं, अगर उनको किसी ने मौखिक तौर पर बोला हो कि ये ज़मीन हम आपको दान में देते हैं। और पूरा जो कॉन्स्पिरेसी या आप कह लीजिए कंट्रोवर्सी है वो इसी पे ही है। भारत में अपनी संपत्ति वक्फ को दान दे दी उन लोगों ने। और एक बीच में एक और चीज़ हुई थी, लंदन स्थित प्रिवी काउंसिल तक पहुंच गया था केस, क्योंकि अंग्रेजों को पसंद नहीं था। उनको ऐसा लगता था कि वक्फ कानून क्या है, ये वक्फ बोर्ड क्या है, हम क्यों इनकी माने। तो उन्होंने तो इसको मानने से इनकार कर दिया। लेकिन लंदन जब पहुंचा, और ब्रिटेन में मैं आपको बता दूं 4 जजों की बेंच बैठी थी, उन्होंने ये कहा कि वक्फ बोर्ड अवैध है, इल्लीगल है। लेकिन जो भारत में सरकार थी, ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने कहा हम ये फैसला नहीं मानेंगे। और वो एक एक्ट ले आए, 1913 एक्ट लाकर उन्होंने ये वक्फ का पूरा कानून बचा लिया। और कहीं ना कहीं बीजेपी यही आरोप लगाती है कि उस वक्त
नेहरू या फिर उस वक्त जो भी जो रिप्रेजेंट कर रहे थे इंडिया को ब्रिटिश के साथ यानी अंग्रेजों के साथ मिलकर उन्होंने कहीं ना कहीं ज़्यादा पावर्स दे दी वक्फ कानून के अंदर, और यही थी पूरी कहानी। तब से ये कानून बन गया और आज तक इसमें कोई संशोधन नहीं हुआ था। 2013 में हुआ था, लेकिन उसमें भी शक्तियां बढ़ाने वाला। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि मोदी सरकार ने ये 40 सुधार लाकर कहीं ना कहीं शक्तियों को सीमित कर दिया है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई है, लेकिन इससे विपक्ष नाखुश है, इससे मुस्लिम नाखुश है। अब इस पे आगे क्या होगा, क्या आगे जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उस पर इसका असर पड़ेगा कि नहीं, ये तो वक्त बताएगा। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़